हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो हमें 4 अलग अलग थ्योरीज पढ़नी है और ये हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड वाइज। मतलब जैसे सबसे पहले स्टार्ट हुई थी मर्सेंटाइलिज्म, तो मर्सेंटाइलिज्म थ्योरी जो थी वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी। ऑब्वियसली जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन या फिर हम बोल सकते हैं ओवरऑल यूरोप में स्टार्ट हुआ था। तो यूरोप के टाइम पे जब मर्सेंटाइलिज्म स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे इनका जो मेन फोकस हुआ करता था वेल्थ और गवर्नमेंट के ऊपर। बेसिकली उस टाइम पे जो पूरी कंट्री रन करता था वो पूरी की पूरी सिर्फ गवर्नमेंट होती है। मतलब आज भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है किसी कंट्री को या किसी बिजनेस को लीड फॉरवर्ड करने में। बट आज के टाइम पे जो प्राइवेट बिजनेस प्लेयर्स हैं, जैसे कि हम इलॉन मस्क की बात करें, हम इंडिया में अगर अंबानी, अडानी, टाटा की बात करें, तो ये बिजनेस जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से ये बहुत ज़्यादा लीड करते हैं। मतलब आज के टाइम पे सिर्फ गवर्नमेंट फोकस नहीं करती है कंट्री की वेल्थ बनाने में, ये जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं वो भी कंट्री की जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और वही चीज़ कंट्री की वेल्थ भी बनाती है। बट अगर हम अर्लियर जाएं, मतलब जब हम 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी की बात करें, तो उस टाइम पे कंट्री का रिसोर्स उसके जो उनके जैसे गोल्ड हुआ करता था, सिल्वर हुआ करता था, निकल हुआ करता था, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज थे यही कंट्री की वेल्थ मानी जाती थी। बिकॉज आप लोग सब ने इकोनॉमिकल थ्योरीज पढ़े होंगे जिसमें कि हम बात करते थे ट्रेड के बारे में। तो पहले ट्रेड किसके थ्रू हुआ करता था? मेनली गोल्ड के थ्रू ही हुआ करता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों टाइम पे गोल्ड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज जैसे हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका है, तो अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी क्यों बना था? बिकॉज उसने फोकस किया था इस चीज़ के ऊपर। ऑब्वियसली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सबको वेपन्स की ज़रूरत थी। अब आप वेपन किससे खरीदते थे? अमेरिका से। जब आप अमेरिका से वेपन खरीदते तो उसके एक्सचेंज में आप क्या देते थे? उनको गोल्ड दिया करते थे। तो आज गोल्ड के रिजर्व जो सबसे ज़्यादा हैं, दो अमेरिका में नेचुरली गोल्ड बहुत ज़्यादा कभी नहीं मिला एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट स्टिल अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री। द रीज़न बिहाइंड, उसने दूसरे कंट्रीज़ का जो नेचुरल रिसोर्सेज था उसको सप्लाई कर करके उसने गोल्ड एक्सचेंज में ले लिया था। हेंस आज भी हम ये चीज़ देखते हैं कि हर कंट्री गोल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। इंडिया बीइंग एन इंडियन, ये चीज़ हमें पता है कि हमारे घर में कुछ भी होता है, अगर हम शादी की बात करें तो उस टाइम पर भी हम बहुत ज़्यादा गोल्ड परचेज करते हैं, बिकॉज वी नो दैट गोल्ड इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स जिससे कि हम अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी ओल्ड थ्योरी। आज के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा पर्सनल फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। हमें 5-10% से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अगर हम नेशन की बात करें तो नेशन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ वॉर। जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड टाइम पीरियड चल रहा है, वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे वॉर चल रहे हैं। जैसे कि आपको इसराइल पैलेस्टीन का वॉर पता होगा, आपको यूक्रेन रशिया का वॉर पता होगा। तो इस टाइम पे आपने सुना हो कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? गोल्ड में। नाउ गोल्ड में अगेन क्यों? टू इंक्रीज द वेल्थ। तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो भी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। अब ये वाली जो थ्योरी वो मेनली लेबर के ऊपर वर्क करती है। नाउ लेबर इज अगेन अ रिसोर्स। जैसे कि यहाँ पे भी हम रिसोर्स के बारे में बात करते हैं, बट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स या फिर लेबर के बारे में। अब लेबर के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है कि आपकी कंट्री में, मतलब ऑब्वियसली जब आप कंपेटिटिव बन जाते हो, जब आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हो, आपको चाहिए कि ना सारी कंट्रीज एक साथ नहीं बढ़ सकती है। मतलब एक कंट्री ज़्यादा ट्रेड करेगी, एक कंट्री कम ट्रेड करेगी। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या समझेंगे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। जैसे कि अगर हम अरब नेशंस के बारे में बात करें तो अरब नेशंस पहले बहुत, उनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा कम थी, बट जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जितना ज़्यादा रैपिड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करी, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल कहाँ मिलता है? अरब देशों में। तो अरब देशों से जब हम बाकी सारी कंट्रीज़ ने ऑयल को इम्पोर्ट करना स्टार्ट किया, तब जाके वहाँ पे उनकी इकोनॉमी ग्रो होना स्टार्ट हुई। सो दिस इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, बिकॉज आपके पास वो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, जिसकी वजह से इंडिया के पास में ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज इंडिया के जितना नीड या डिमांड है उतना हमारे पास में क्रूड ऑयल नहीं है, तो हमें वो चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है। बट एट द सेम टाइम हमारी क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है, हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हम जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं वो हम दूसरे देशों को बेचते हैं। जैसे आपको सबको पता होगा जब ब्रिटिशर्स आए थे उससे पहले हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमारे लैंड इतना ज़्यादा फर्टाइल है कि उसके ऊपर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा किया करते थे।
Now coming on to the next theory, that is comparative advantage theory. अब आप comparative advantage theory सबसे पहले किसने दी? रिकार्डो की थ्योरी थी। तो रिकार्डो ने ना एक चीज़ जो अज्यूम करी थी, बट दैट इज बेसिकली अ डिसएडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी। उसने क्या अज्यूम किया था कि वर्ल्ड में सिर्फ हम 2 कंट्रीज़ को ले रहे हैं और 2 कंट्रीज़ को हम एक फैक्टर के बेसिस पे रिलेट करते हैं, एंड देन दैट फैक्टर इज अगेन लेबर। मतलब कि हम मान लीजिए 2 कंट्रीज़ हैं, वो 2 कंट्रीज क्या कर रही हैं, उन दोनों के पास में अलग अलग चीज़ें बनाने की एडवांटेज है। अब किसी के पास में कुछ नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, दूसरे के पास कुछ और नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, बट जो कॉमन फैक्टर दोनों के पास है दैट इज लेबर। तो यहाँ पे अज्यूम किया गया था दैट लेबर इज होमोजीनियस इन नेचर। लेबर हर जगह अवेलेबल होता है, हर जगह सेम होता है, बट ऑब्वियसली हम सबको पता है कि ये चीज़ सेम नहीं है। अगर हम इंडिया या चाइना जैसी कंट्री देखें जिसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इंडिया स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जहाँ पे अनस्किल्ड लेबर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें चीप लेबर मिल जाता है फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, हमारे फार्म लैंड्स में काम करने के लिए। बट अगर हम यही सेम चीज़ अगर हम अमेरिका में देखें, जर्मनी, जापान में देखें, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट होगी वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियंस बाहर देशों में काम करने जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस थ्योरी। सो दिस हैज़ बीन द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी कि आप फैक्टर एक ही लेते हो दैट इज लेबर, और उसको भी आप होमोजीनियस मानते हो, तो लेबर कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकता है। बट इसमें एक जो एडवांटेज है इस थ्योरी का दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज, कि हाँ हर देश के पास में अलग अलग तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और उसको वो एडवांटेज में लेके अपना प्रोडक्ट को सस्ता बना सकता है। जैसे कि हमें पता है पिछले 20 सालों में या फिर 2 या 3 डेकेड्स में चाइना ने कितना रैपिडली ग्रो किया है। तो चाइना का रैपिड ग्रोथ का रीज़न क्या है? पहला, उनके पास लेबर बहुत था, मतलब इंडिया अभी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बना है, बट चाइना हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री फ्रॉम एजेस। तो उसके पास हमेशा से लेबर था जो कि उसको ऑब्वियसली सस्ते में मिल जाता था, चीप लेबर, और उसके बाद उन्होंने उसी लेबर को स्किल करना स्टार्ट किया, उनको एजुकेट करना स्टार्ट किया, ताकि उसके पास अनस्किल्ड लेबर, स्किल्ड लेबर दोनों हो। थर्डली उन्होंने क्या फोकस किया कि मैं यहाँ पे अट्रैक्ट करता हूँ दूसरे कंट्रीज़ के एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आता हूँ, दूसरी कंट्रीज या दूसरी कंट्री के पेरेंट कंपनीज हमारी कंट्री में आके अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो उससे जैसे क्या होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो होकर आएगा, फॉरेन रिजर्व्स हमारी कंट्री में बढ़ेंगे, जिससे कि हमारी कंट्री ग्रो पाएगी। एंड ऑब्वियसली जब आपके पास रिसोर्सेज सस्ते होंगे तो आपका जो अल्टीमेट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका प्राइस भी बहुत चीप होगा। जैसे हम सबको पता है चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी चीप होते हैं। हो सकता है कि कभी क्वालिटी में भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑल्सो दे कैन मेक एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। एंड द लास्ट थ्योरी इज ओलिन मॉडल। ओलिन मॉडल जो है वो 2 लोगों ने दिया था, एक हिक्सर और दूसरा ओलिन, इस वजह से इसका हिक्सर ओलिन थ्योरी भी इसको बोला जाता है। अब कंपैरेटिव एडवांटेज में से और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक अज्यूमशन क्या था कि 2 ही कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जिनके बीच में ट्रेड हो रहा है, और 2 फैक्टर थ्योरी है, मतलब यहाँ पे सिर्फ लेबर था, लेकिन यहाँ पे लेबर के साथ साथ कैपिटल को भी ऐड किया गया है। सो अब क्या है, हमारे पास 2 अलग कंट्रीज हैं, एक दोनों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ का हो रहा है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक कंट्री जिसके पास में कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बना रहा है, और दूसरी कंट्री जिसके पास लेबर ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया बीइंग अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम किसी भी प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत सस्ता है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वो कम पैसों में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सो वी आर अ लेबर इंटेंसिव कंट्री, तो हम ऐसा काम करेंगे जिसमें लेबर ज़्यादा लगता है लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस करेंगे, ऐसा बिजनेस करेंगे जिसमें कि कैपिटल ज़्यादा लगाना पड़ता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया IT सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है टू वेरियस कंट्रीज, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूरोप के बारे में या फिर वेस्टर्न कंट्री लाइक अमेरिका की अगर हम बात करें, तो क्योंकि इंडिया में IT सर्विस इज अ लेबर इंटेंसिव कंपनी, बट उसमें क्या है आपको बहुत सस्ता पड़ेगा वो चीज़। इंडिया की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, IT सर्विसेज हैं, बहुत कंपैरेटिवली सस्ते मिल जाती हैं, बट अमेरिका में क्या प्रोवाइड करता है, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट, जिसमें कि उसका पैसा लगाए, मतलब मेन काम उनको क्या होगा, पैसा लगाने का, बड़ी मशीनरीज खरीदने का, हाईटेक इनोवेशंस करने का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का। तो ये सब काम किसका है, अमेरिका का, दैट इज अ capital intensive country. So I hope these 4 theories are clear to you. Thank you for watching the video.